360 में गवर्नर न्यू यॉर्क पर खवातीन को जिनसी तौर पर हरासा करने का इल्जाम। क्या नामुनासिब जिनसी रवैये के इल्जामात अमरीकी सियासतदानों के कैरियर और खुद इल्जाम लगाने वालों की जिंदगियों पर कोई बुरा असर डालते हैं? अपनी हिफाजत वैसे तो सबके लिए अहम है, लेकिन लड़कियों का अपने दिफा के लिए कराटे सीखना शायद और भी जरूरी। मिलवाएंगे आपको कराटे चैंपियन कुलसूम हजारा से। और अमरीकी दारुल हुकूमत का मशहूर ज़माना चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कोरोना की वबा से किस तरह से मुतासिर हुआ है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज से आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमरीका की मईशत को तरक्की देने के लिए कुल 23 खरब डॉलर्स का एक इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे का ऐलान किया है। कल उन्होंने ये ऐलान किया और इस मंसूबे को गर्मियों तक मंजूर करवाने के ख्वाहिशमंदी का भी इजहार किया। मुस्तकबिल के इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों की असर नौ तामीर के लिए ये रकम अमरीकी सदर बड़ी कॉरपोरेशन से हासिल करना चाहते हैं। इरम अब्बासी इस वक्त कैपिटल हिल से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं। इरम, क्या तफसील है इस मंसूबे की? कौन कौन से सेक्टर्स को शामिल किया गया है इसमें? जी, ऐसा 23 खरब डॉलर का ये जो मंसूबा सदर बाइडन ने पेश किया है, ये उन्होंने कल जो है पेंसिल्वेनिया की शहर पिट्सबर्ग में पेश किया और इसके हदोखाल बयान करते हुए उनका ये कहना था कि अमेरिका में हाईवे का निज़ाम हो या खलाई प्रोग्राम के क़याम के बाद ये इस तरह का मंसूबा पहली दफ़ा पेश किया जा रहा है। और ये मंसूबा जो है दूसरी जंग अज़ीम के बाद अमेरिका में सबसे ज़्यादा नौकरियों के मौके भी पैदा करेगा। वाइट हाउस ने इस हवाले से बताया है कि इस मंसूबे के तहत 32,000 किलोमीटर तवील सड़कों, माशी तौर पर अहमियत के हामिल 10 बड़े और 10 छोटों पुलों की तामीर नौ की जाएगी। पानी की फरहमी को बेहतर किया जाएगा, ट्रांजिट पे काम किया जाएगा, इंटरनेट ब्रॉडबैंड पे काम होगा। ये वो चीज़ें हैं, ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें हैं जिन पर जो बाइडन काम करना चाहते हैं। और कहा यह जा रहा है एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक कि वो ये पैसे जो हैं अमेरिकन कॉरपोरेशन से लेंगे, यानी उन पे टैक्स आयद किया जाएगा और 20 खरब वो चाहते हैं कि अमेरिकन कॉरपोरेशन से लिया जाए ताकि इस मंसूबे पर अमल किया जा सके। तो इरम, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि सबसे बड़ा मंसूबा है जंग अज़ीम दोम के बाद, और उसके बाद जब ये डेवलपमेंट हो रही है, ख़ास तौर पे कोविड का अगर हम जिक्र करते हैं, कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र किया पूरी दुनिया ने। अमेरिका ने भी काफ़ी जॉब्स जो हैं वो लूज़ की। इस पैकेज से मुलाजमतें किस हद तक सामने आएंगी? कितना मददगार होगा ये पैकेज इसके लिए? जी, ऐसा जो बाइडन का ये प्लान है कि ये जो मंसूबा है 8 साल पर मुहित होगा, जिसका मतलब ये है कि नई लाखों नौकरियां जो हैं वो निकलेंगी। और इसी दौरान उनका ये कहना है कि अमेरिकन फॉसिल फ्यूल और क्लाइमेट चेंज के जो मसाइल हैं उनसे भी निपटा जाएगा। मुबसरीन का ये ख्याल है कि ये अमेरिका का चीन के जो मंसूबे हैं उनका जवाब होगा, क्योंकि चीन जो है आप जानते हैं कि दुनिया की दूसरी बड़ी मीशत है और वहाँ पर माशी तरक्की तेज़ी से हो रही है, जिसकी वजह से अमेरिका और चीन के दरमियान जो फ़र्क है वो कम होता जा रहा है। जो बाइडन का ये कहना है कि वो चाहते हैं कि मौसम गर्मा तक इस मंसूबे पर मंजूरी मिल जाए उनको, जिसका ये मतलब है कि वो अब जो है ईवान नुमाइंदगान और सेनेट में जो डेमोक्रेट्स हैं उनकी हिमायत पर इन्हिसार करेंगे ताकि इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम शुरू किया जा सके। बहुत शुक्रिया इरम अब्बासी इस हवाले से हमें अपडेट करने का। रियासत न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू कुओमो पर कई खवातीन की जानिब से जिनसी तौर पर हरासा किए जाने के इल्ज़ामात सामने आने के बाद हाल ही में अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि अगर रियासत के अटॉर्नी जनरल की तहकीकात गवर्नर के खिलाफ जिनसी तौर पर हरासा किए जाने के इल्ज़ामात की तस्दीक करती हैं तो उन्हें फौरी मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। गवर्नर एंड्रयू कुओमो के नाम से गुज़श्ता बरस दुनिया उस वक्त ख़ास तौर पर मुतारिफ हुई जब न्यूयॉर्क कोरोना का सबसे ज़्यादा केसेस के साथ आलमी वबा का हॉटस्पॉट बना हुआ था। इस वक्त अपनी रियासत में वबा को कंट्रोल करने के लिए गैर मामूली इकदाम करने पर अब तक अगर हम देखें तो गवर्नर को बहुत सराहा भी जाता है, लेकिन हाल ही में उन पर कोविड टेस्ट के मामले में अकरवा परवरी और कोरोना से होने वाली अमवात की तादाद को कम करके पेश करने के इल्ज़ामात भी लगे। ताहम इन सब इल्ज़ामात में सबसे ज़्यादा नुमायाँ इल्ज़ामात जो उन पर लगे वो जिनसी बदसलूकी या हैरेसमेंट के हैं। टाइम स्क्वायर पर न्यूयॉर्क से इस वक्त अंशुमन आपटे हमें मज़ीद अपडेट कर रहे हैं। न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रयू कुओमो पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का पहला इल्ज़ाम उनकी एडवाइज़र रह चुकी लिंडसे बॉयलन ने 13 दिसंबर 2020 को लगाया। उसके बाद शार्लेट बेनेट, एना रक और एना लिथ समेत कुल 8 खवातीन सामने आई हैं जिन्होंने कहा है कि वो एंड्रयू कुओमो की जानिब से सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार बनी। इनमें से कुछ ने गवर्नर कुओमो पर नामुनासिब तरीके से गले मिलने या गलत तरीके से उन्हें छूने जैसे इल्ज़ाम लगाए हैं। एंड्रयू कुओमो ने इन इल्ज़ामात की तरतीब की है और कहा है कि अगर खवातीन को उनके बर्ताव से कोई तकलीफ पहुंची है तो वो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं।
कुओमो की लॉयर ने भी कहा है कि गवर्नर मर्दों और खवातीन दोनों के साथ एक ही तरह पेश आते हैं। न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लतिशिया जेम्स ने इन इल्जामात की तहकीक शुरू कर दी है, लेकिन न्यूयॉर्क के कई सियासी लीडर्स ने गवर्नर कुओमो के इस्तीफे का मुतालिबा किया है। इनमें सीनेट मेजॉरिटी लीडर चक शूमर, सीनेटर कियर्स्टन जिलीब्रैंड और कांग्रेस वुमन अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज शामिल हैं। अभी तक प्रेसिडेंट जो बाइडन और हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने गवर्नर कुओमो के खिलाफ बयान नहीं दिए और इंक्वायरी का मुतालिबा किया है। रियासत न्यूयॉर्क में 2022 में गवर्नरशिप के इंतखाबात होंगे। जाहिर है उस वक्त भी इन इल्जामात को लेकर खूब सियासत होगी। अब देखना यह है कि क्या ये कंट्रोवर्सी चौथी बार गवर्नर बनने की एंड्रयू कुओमो की ख्वाहिश को मुतासिर करेगी या नहीं। साथ ही बड़ा सवाल ये भी होगा कि क्या इस सियासी तूतू मैमे के दौरान उन खवातीन को इंसाफ मिल पाएगा जिन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट के ये इल्ज़ाम लगाए हैं। अंशुमान आप्टे, VOA न्यूज़, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के गवर्नर अमरीकी सियासत में जिनसी बदसलूकी के इल्ज़ामात का सामना करने वाले पहले सियासतदान नहीं हैं। बेशुमार ऐसे सियासी या हाई प्रोफाइल अफराद की पहले से एक फहरिस्त मौजूद है। नुखुद मालिक हमें बता रही हैं इस फहरिस्त में दीगर नुमाया नाम कौन से हैं। अमेरिका के सदर को दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी समझा जाता है। इस ओहदे को बहुत असर व रसूख हासिल है, लेकिन जितना बड़ा असर व रसूख उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी। यही वजह है कि अमरीकी सुदूर से तवक्को की जाती है कि वो आम लोगों के मुकाबले में आला अखलाकी इक़दार पर अमल करें। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के कई सुदूर को जिनसी बदसलूकी के इल्ज़ामात का सामना रह चुका है। थॉमस जेफरसन, ग्रोवर क्लीवलैंड, रिचर्ड निक्सन, रोनाल्ड रेगन, जॉर्ज बुश सीनियर, बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश जूनियर, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के मौजूदा सदर जो बाइडन ऐसे नाम हैं जिन पर ख़वातीन ने जिनसी ज़्यादती और जिनसी बदसलूकी के इल्ज़ामात आयद किए हैं। अमेरिका के हाई प्रोफाइल अफराद में शामिल सुप्रीम कोर्ट के जज ब्रेट कैवेनॉ और रियासत अलबामा की सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस रॉय मूर पर भी ऐसे ही इल्ज़ामात लग चुके हैं। पब्लिक फिगर्स में कांग्रेस के दर्जनों अरकान भी शामिल हैं। माज़ी करीब में 2018 में होने वाले मिड टर्म इलेक्शंस में 25 सियासी उम्मीदवारों का करियर जिनसी बदसलूकी के इल्ज़ामात सामने आने के बाद दाव पर लगा। खबरसा एजेंसी AP के मुताबिक 2017 से 2018 के दरमियान अमेरिका भर में 90 अवामी नुमाइंदों पर जिनसी बदसलूकी के इल्ज़ामात लगे। सोशल मीडिया के दौर में मी टू जैसी तहरीक ने जिनसी बदसलूकी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए हौसला और आगाही दोनों में इजाफा किया है, लेकिन इसके बावजूद अक्सर मुल्ज़िमान अपने रवैये पर मौसर बाज़ पुरस से बच निकले जिनसे उनके करियर पर कोई फ़र्क पड़ा हो। तो सवाल ये है कि अमेरिका में कानून जिनसी बदसलूकी से कैसे निपटता है, और यही बात मैंने इक्वल राइट्स एडवोकेट्स से मुंसलिक अटॉर्नी नौरीन फेरल से पूछी। In the US system, there are two primary laws. अमेरिकी निज़ाम में दो कवानीन जिनसी तौर पर हिरासा किए जाने से मुताल्लिक हैं। इनमें से एक टाइटल 9 जो स्कूल और तालीमी इदारों पर लागू होता है, और दूसरा सिविल राइट्स एक्ट के तहत टाइटल 7 जो वफाकी कानून भी है, जिसके मुताबिक आजरीन स्कूल और ऑफिस में ना तो जिनसी हरासमेंट और जिनसी इम्तियाज़ की इजाज़त देंगे और ना इसे बर्दाश्त करेंगे। और अदालती केसेस में इसका असल में मतलब आम तौर पर इस चीज़ का तयन करना होता है कि आया ऐसा कोई सलूक इतना शदीद या इतनी बाकायदगी से होता रहा है कि आजरान को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके। Held liable. How would you say the system works? What does the law? तो जब एक हाई प्रोफाइल शख्स या सियासतदान पर ऐसे इल्ज़ाम लगते हैं तो कानून उस सूरत में क्या कहता है? What does the law say about that? Well, as we have seen across the headlines, there are many people. जैसा कि हमने हेडलाइंस में भी देखा है कि ताकत और इख्तियार रखने वाले कितने ही अफराद पर जिनसी हिरासगी के इल्ज़ाम लगे और उन्हें इसका मुर्तकिब ठहराया गया। ताहम अहम शख्सियात से मुतालिक केसेस में ये देखा गया है कि अक्सर हमें इनमें हिरासगी के दावों या इल्ज़ामात के बारे में कुछ इल्म नहीं होता। ऐसे निज़ाम मौजूद हैं जहां लोगों को खामोश कर दिया जाता है, खामोशी खरीदी जाती है, उसके लिए मुआहदे होते हैं, मुलाजमीन को राजदारी के मुआहदों पर दस्तखत करना पड़ते हैं। हमने मीटू की तहरीक के वायरल होने से फौरी पहले देखा कि ऐसे बहुत से केसेस जिसमें हाई प्रोफाइल लोग मुलव्विस थे वो केसेस मंजर आम पर ही नहीं आ सके, लेकिन मीटू तहरीक ने ऐसे केसेस से पर्दा जरूर उठाया है। Me Too movement is those exposed. Speaking of a Me Too movement, मी टू तहरीक की बात आपने की। इस तहरीक ने मुल्क में जिनसी बदसलूकी के खिलाफ कवानीन बनाने में कितना किरदार अदा किया है? conduct in the United States. The Me Too movement has been
transformative. Of course, it didn't start several मी टू यकीनन बहुत बड़ी तब्दीली का बायस बनी है। ये तहरीक यकीनन चंद साल पहले ही शुरू नहीं हुई, बल्कि ये उससे पहले से मौजूद थी, जब तराना बर्ग नामी खातून ने इसकी इस्तिलाह मुतारिफ कराई थी। लेकिन चंद साल पहले जब ये तहरीक वायरल हुई तो ऐसे कवानीन जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी ना था कि वो मुस्तहकम हो सकते हैं या उनमें बेहतरी आ सकती है, वो मुमकिनात बन गए। कैलिफोर्निया में मिसाल के तौर पर कई मी टू बिल मंजूर हुए जो मुल्क में इस मसले से मुतालिक सबसे ताकतवर कवानीन हैं, और अब हम रियासतों के ऐसे नेटवर्क का हिस्सा हैं जो पूरे मुल्क में और वफाकी सतह पर ऐसा ही कुछ करने की कोशिशें कर रहे हैं। जो बड़ी अहम तब्दीलियां हमने देखी इनमें शामिल थे खामोशी खरीदने वाले मुआहिदों का खात्मा और ऐसे मजबूत कवानीन का बनना जिन्होंने कम उजरत पर काम करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। retaliation. See, there are hierarchies. हम जानते हैं कि लोग जैसे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडन और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज ब्रेट कैवेनॉ पर इस किस्म के इल्ज़ामात लगे, लेकिन उसके बावजूद वो मुल्क में मौजूद हाईएस्ट पोजीशंस पे पहुँचे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस तरह के इल्ज़ामात लगने के बाद किसी के लिए भी कितना मुश्किल या आसान होता है दोबारा अपने करियर का आगाज़ करना? Such accusations. You know, what we've seen in this country and others is there appears to be a इस मुल्क में हमने देखा है कि इंतहाई अहमियत के हामिल अफराद को एक फ्री पास दे दिया जाता है अगर उन पर जिनसी बदसलूकी का इल्ज़ाम आयद हो तो, और इससे ही पता चलता है कि जिनसी बदसलूकी के मामले में इख्तियार का बेजा इस्तेमाल निज़ाम में किस कदर सिरायत कर चुका है। और इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि इल्ज़ाम का सामना करने वाली बाइख्तियार शख्सियत के मातहतों को भी ऐसा करने की एक तरह से इजाज़त मिल जाती है। हमने सदर डोनाल्ड ट्रंप के केस में भी यही देखा कि उनके सबसे अव्वलीन इक़दामात में से एक सदर बनने के बाद स्कूल और ऑफिस में जिनसी हरासगी के कवानीन को नरम करना था। वो अफराद जो इस किस्म के कवानीन बनाने या इनमें तब्दीली का इख्तियार रखते हैं वो ऐसे लोग हैं जिन पर ऐसे इल्ज़ाम पहले ही लग चुके हैं। इसलिए इस तहरीक में तब तक कामयाबी नहीं हो सकती जब तक ऐसे अफराद को ओहदों से ना हटाया जाए जिन पर जिनसी बदसलूकी के इल्ज़ामात हैं और जिनके पास ऐसे कवानीन बनाने और उन्हें तोड़ने का इख्तियार है जो दूसरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। power to गैर मुनासिब और गैर इखलाकी मवाद होने की वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक जो है इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से बैन किया गया था। अब इस प्लेटफॉर्म को मशरूत बहाली की इजाज़त देते हुए पीटीए को हिदायत की गई है कि टिकटॉक पर गैर मुहज़्ज़ब मवाद अपलोड होने से रोका जाए। इस खबर की तफसील समेत दुनिया भर से अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA उर्दू, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। शुक्रिया कोरोना से मुतासरा मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों का, अपनी सेहत खतरे में डालकर काम जारी रखने वाले नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ का, शुक्रिया पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के अहलकारों का, फलाई इदारों और रज़ाकारों का, दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रखने वाले असातिज़ा का, शुक्रिया हुकूमती अहलकारों का, सहाफ़ियों का और आप सबका, क्योंकि हम सब मिलकर इस वबा को हराएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हर साल तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले कर दी जाती है। तरक्की पजीर ममालिक और मुआशरों में इसकी शरह कुछ ज़्यादा है, लेकिन कोविड की वजह से इन आदाद शुमार में भी एक तब्दीली आई है। इंडोनेशिया में कोविड वायरस से पहले कम उम्र की शादियों में कमी आ रही थी, लेकिन इस आलमी वबा के दौरान ये शरह ज़्यादा हो गई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इंडोनेशिया की हुकूमत के आदाद शुमार के मुताबिक 64,000 लड़कियों की शादी आलमी वबा के दौरान की गई है। ये आदाद पिछले साल के मुकाबले में 2 गुना हैं। एंटी चाइल्ड मैरिज या कम उम्री की शादियों के खिलाफ काम करने वाली सरगर्म रुकन रस्मीना के लिए ये इजाफा मायूस कुन है। उनकी शादी 13 साल की उम्र में हो गई थी। यकीनन मैं उदास हूँ। काश कम उम्री की शादी का वजूद ना होता। मैं वालिदैन से गुजारिश करती हूँ कि अपनी बेटियों को कम उम्री की शादी का शिकार ना होने दें। काश मैं वो आखिरी लड़की होती जिसको कम उम्री में शादी करना पड़ती। रस्मीना इंडोनेशिया के सूबे मगरबी जावा में रहती हैं। इंडोनेशियन कोलिशन टू एंड चाइल्ड मैरिज ने इन्हें 2 दूसरी औरतों के साथ बाजियाब किया था।
یہ تنظیم کئی سالوں سے کوشش کر رہی ہے کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت اس قانون کو نافذ کرائے جس کے مطابق لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کی قانونی عمر کم از کم 19 سال ہونا لازمی ہے۔ 2019 میں جب عدالت نے منظوری دی تو ملک کے ایوان نمائندگان نے اس قانون میں ترمیم کر دی۔ جب عدالت قانون میں ترمیم کرنے کے لیے تیار ہوئی تو میں بہت خوش ہوئی کیونکہ میری محنت ضائع نہیں گئی۔ یہ سب میں نے اپنے اور انڈونیشیا کے تمام بچوں کے لیے کیا ہے۔ ایک دفعہ جب قانون میں ترمیم ہو گئی تب حکومت، غیر سرکاری تنظیموں، خواتین ایکٹیوسٹ اور ماہرین تعلیم نے اس کے نفاذ کے لیے زور ڈالنا شروع کیا۔ کم عمری کی شادیوں میں کمی تو واقع ہوئی مگر کووڈ-19 کی وبا کے دوران اس میں ایک بار پھر اضافہ دیکھا گیا۔ سرگرم کارکنوں کے مطابق پیسوں کی تنگی سے پریشان والدین نے اس قانون میں موجود ایک سقم کا فائدہ اٹھایا اور اس شق کا استعمال کیا جس کے ذریعے وہ قانون سے استثناء کی اجازت حاصل کر کے اپنے بچوں کی شادیاں 16 سال کی عمر میں بھی کر سکتے ہیں۔ اس چھوٹ کی وجہ سے 2017 میں 13,000 شادیوں کی تعداد بڑھ کر 2020 میں 64,000 تک پہنچ گئی۔ وکلا برادری حکومت کے ساتھ مل کر اس سقم سے نمٹنے کی کوشش اور دیہاتیوں کی قانونی تربیت کر رہی ہے جو اس مسئلے کے حل میں اہم ہیں۔ سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ وہ کم عمری کی شادیوں کی روک تھام کے پروگرام میں توسیع کر رہے ہیں اور حکومت نے چائلڈ فرینڈلی ولیج پروگرام بھی شروع کیا ہے تاکہ بچوں پر ہونے والے تشدد جیسے مسائل سے نمٹا جا سکے جس میں کم عمری کی شادیاں بھی شامل ہیں۔ حکومت کا ہدف ہے کہ سن 2024 تک کم عمری کی شادیوں میں 8.5% سے زیادہ کی کمی واقع ہو۔ اب اور کم عمری کی شادیاں نہیں، صرف مجھے ہی وہ لڑکی رہنے دیں جس کی شادی اس وقت کر دی گئی جب وہ بہت چھوٹی تھی۔ چائلڈ میرج کو روکیں۔ ایوا مزریوا کے ساتھ مونا کاظم شاہ، وائس آف امریکہ۔ امریکہ جو ملک ہے خوابوں کا، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا، اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا، تحقیق، تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنا کل روشن بنانے والوں کا۔ ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے ویو 360 میں آج نیوز پر۔ کم وسائل اور توجہ کے باوجود بھی پاکستان میں کئی کھیلوں کے میدان ایسے ہیں جس میں لڑکیوں نے نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ کلثوم ہزارہ بھی انہی کامیاب لڑکیوں میں سے ایک ہیں۔ ایسی کراٹے چیمپئن جنہیں جیت اور کامیابیاں تو بے شمار ملی ہیں مگر ان کے بارے میں کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ سترہ ڈار ہمیں ملوا رہی ہیں کلثوم ہزارہ سے جو کراٹے کی دنیا میں قدم رکھنے کی خواہش مند لڑکیوں کے لیے ایک مثال ہیں۔ لیاری کے ککری گراؤنڈ میں بنے اس جمنیزیم میں 31 سالہ کلثوم ہزارہ بچپن سے کراٹے کی پریکٹس کر رہی ہیں۔ یہ مارشل آرٹ سیکھنے کا سفر ایک مشورے سے شروع ہوا جو آج کامیابی کی داستانیں رقم کر رہا ہے۔ میں پاکستان کی پہلی خاتون ہوں جنہوں نے ساؤتھ ایشین لیول پہ گولڈ میڈل کا ہیٹرک کیا ہے اور اپنے ویٹ کیٹیگری میں 17 ایئر سے ان بیٹن نیشنل چیمپئن ہوں اور ریسنٹلی کووڈ سے پہلے جو ساؤتھ ایشین گیمز ہوئی تھی نیپال میں نے اس میں ایک گولڈ اور ایک سلور میڈل ون کی ہے۔ بچپن میں والدین کو کھو دینے والی کلثوم کی پرورش ان کی بہن اور بہنوئی نے کی۔ ان کے بہنوئی خود بھی کراٹے کے ماہر تھے اور کلثوم کو دنیا سے لڑنے کے لیے مضبوط دیکھنا چاہتے تھے۔ جب ہزارہ کمیونٹی کے خلاف اٹھنے والی نفرت کی آگ میں ان کے بہنوئی کی ہلاکت ہوئی تو کلثوم کے لیے ان کی خواہش کو پورا کرنا ایک مشن بن گیا۔ میری لائف بالکل ٹوٹلی چینج ہو گئی۔ اس کے بعد یہ کراٹے کو لے کے میرا ایک ایم بنا کہ میں اس فیلڈ میں آگے جاؤں اور میں کچھ اچیو کروں اور جو میرے استاد میرے بہنوئی تھے ان کی جو وش تھی میں اس چیز کو پورا کروں۔ دین وہی پیشن لے کے میں آگے بڑھی اور میں پاکستان ٹیم میں سلیکٹ ہوئی۔ دین میں انٹرنیشنل لیول پہ جب جا کے میں نے پہلا گولڈ میڈل لیا تو اس دن مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ آج میں نے اپنے استاد کی وش پوری کی۔ لیکن اس کھیل میں کامیابی کا سفر تنقید اور کئی آزمائشوں سے شروع ہوا۔ جب میں نے کراٹے اسٹارٹ کیا کوئٹہ سے تو ہمارے بہت سارے ریلیٹیوز اور ہماری کمیونٹی کے لوگ وہ میرے سسٹر کو کہتے تھے کہ لائک اس کو کیوں کراٹے میں بھیج دے، لڑکی ذات ہے، اس کو چوٹ وغیرہ لگ جائے گی، بعد میں پرابلم ہو جائے گی۔ سو وہ اس طرح کی کامنٹس کرتے رہتے تھے لائک مجھے ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ لیکن آج کلثوم سے متاثر ہو کر بہت سے لوگ اپنی بیٹیوں کو اس فیلڈ میں بھیج رہے ہیں۔ کلثوم کا کہنا ہے کہ کھیل کوئی بھی ہو، یہ لڑکیوں کو پراعتماد بنانے میں جہاں
جہاں مدد دیتا ہے وہیں اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت کو بھی اجاگر کرتا ہے. برا وقت کب آ جائے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے یہ ہمیں آج سے ہی اپنی لڑکیوں کو سکھانا ہوگا. کلثوم اب تک کئی اعزازات اپنے نام کر چکی ہیں، مگر وہ کہتی ہیں کہ ان کے لیے سب سے خوبصورت لمحہ وہ ہوتا ہے جب اسٹیڈیم میں پاکستان کا ترانہ گونجتا ہے. جب ابھی ریسنٹلی ساؤتھ ایشین گیمز میں جب ہم نے گولڈ میڈل ون کیا اور ہم وکٹری اسٹینڈ پہ تھے، اور جب وہاں پہ پاکستان کا اینتھم بجا اور اس کے احترام میں جب پورا اسٹیڈیم میں جتنے بھی سارے لوگ تھے وہ سب کھڑے ہو گئے، سو وہ مومنٹ دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور خوشی کے آنسو تھے کہ لائک ہماری وجہ سے یہ اتنے سارے لوگ پاکستان کے نیشنل اینتھم کے لیے کھڑے ہو گئے اس کے رسپیکٹ میں. سو یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی. پاکستان کی میوزک انڈسٹری میں ابھرتے ہوئے گلوکار اور موسیقار اذان سمیع خان نے اپنے فنی سفر کا آغاز فلم کا میوزک کمپوز کرنے سے کیا تھا. اب ان کا اپنا میوزک البم آ رہا ہے جس میں ان کے بقول انہوں نے کئی نئے تجربات کیے ہیں. ان کے یہ تجربات ہیں کیا اور وہ اپنے والد کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہم شامل کریں گے آنے والے پروگرامز میں. آج کے ویو 360 میں اس کی چند جھلکیاں. میں تیرا ہوا جا رہا ہوں. کوئی بھی بچہ میری پوزیشن میں ہوتا ہے جو کسی نہ کسی کا بیٹا ہے بیٹی ہو، ان کے لیے آسانیاں ضرور ہوتی ہیں. جب خوش ہوا ہوں تو گانے لکھے ہیں، کمپوز کیے ہیں، جب اداس ہوا ہوں تو کیے ہیں، بہت کم عمر سے. اپنے والد صاحب کے ساتھ مجھے وہاں رہنے کا موقع ملا، ان سے سیکھنے کا موقع ملا. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں. VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. واشنگٹن میں نئی انتظامیہ اور عالمی وبا سے پیدا ہونے والی صورتحال کے باوجود ایک چیز ایسی ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور وہ ہے چیری بلاسم کے پھولوں پر آنے والی بہار، جس سے منسوب چیری بلاسم کا تہوار ہر سال امریکی دارالحکومت میں ہوتا ہے. اگرچہ یہ میلہ اس سال بھی 20 مارچ سے 11 اپریل تک جاری ہے، لیکن کورونا کی وبا نے اس میلے کے منتظمین کو بھی اپنے پروگرامز میں بہت سی تبدیلیاں کرنے پر مجبور کر دیا ہے. بہت سے پروگرامز یا تو منسوخ کیے گئے ہیں یا پھر صرف آن لائن ہو رہے ہیں. یہ مسلسل دوسرا سال ہے جس میں نیشنل چیری بلاسم فیسٹیول لوگوں کو بہار کے رنگوں کو ذاتی طور پر دیکھنے کے لیے آنے کی حوصلہ شکنی کر رہا ہے. کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لوگوں کو آن لائن سرگرمیوں میں حصہ لینے پر زور دیا جا رہا ہے. تاہم سڑکیں بند ہونے اور واشنگٹن ڈی سی کی انتظامیہ کی طرف سے گھروں میں رہنے کی تنبیہ کے باوجود لوگوں کے گروہ چیری کے درختوں پر کھلے پھولوں کو دیکھنے امریکی دارالحکومت کا رخ کر رہے ہیں. اعداد و شمار کے مطابق 2019 میں تقریباً 3 کروڑ امریکی اور غیر ملکی سیاح دارالحکومت میں سیر و تفریح کے لیے آئے اور $8 ارب سے زیادہ خرچ کیے. کووڈ سے پہلے تک چیری بلاسم کا میلہ نہ صرف واشنگٹن ڈی سی بلکہ امریکہ بھر سے یہاں آنے والے کاروباروں کے لیے ایک انتہائی منافع بخش موقع ہوا کرتا تھا. یہ تھا آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.